हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? नमस्ते। आज के इस लेक्चर में अपन बच्चे पढ़ने वाले हैं अमेजिंग टॉपिक दैट इज़ ग्रेविटेशन। अगर आप 10th एसएससी में हो, स्टेट बोर्ड में हो, तो आपके लिए पहले ही चैप्टर है फिजिक्स का। अगर आप 9th सीबीएसई में हो तो सीबीएसई में भी 9th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक है ग्रेविटेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम ही है। एसएससी में हल्का हल्का चीज़ ज़्यादा है, तो मैं अभी एसएससी के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे केपलर्स लॉ वगैरह ऐड हो जाएंगे, एस्केप वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप 9th सीबीएसई के बच्चे हो या फिर अगर आप 10th एसएससी के बच्चे हो तो दोनों ही लेक्चर देख सकते हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक इसमें हल्का सा ज़्यादा होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो थोड़ा हार्ड होगा करके। टॉपिक सिंपल ही है। अगर आप 9th में पढ़ते हो, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपका नॉलेज आपको मिलने ही वाला है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ अपन शुरू करते हैं हमारा अमेजिंग टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन। अब अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूँ और वहाँ पे एक हमारे सदी के सबसे महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की बात ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ बच्चों, अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूँ तो ये कहानी शुरू होती है सर आइजैक न्यूटन से, जहाँ पे सर आइजैक न्यूटन के अनुसार वो, आपको एक्सपेरिमेंट पता ही है उनका, जो सूर्य वो तो पता ही है आपको कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से एप्पल नीचे गिरता है। अब जब एप्पल नीचे गिरता है बराबर, तो सर आइजैक न्यूटन सोचते हैं कि जो एप्पल जो नीचे गिरा, ये स्ट्रेट नीचे ही क्यों गिरा? जब ये उस ब्रांच से निकला था तो ये ऊपर भी जा सकता था या फिर ये हॉरिजॉन्टली भी जा सकता था, लेकिन ये वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ ही क्यों आया? मेरे पास ही क्यों आया? नीचे क्यों आया? इसका मतलब कुछ तो ऐसा नीचे है जो कोई भी तरह तरह के ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को नीचे खींचता है। और बाद में हमको मालूम पड़ा कि वो और कुछ नहीं, हमारा ग्रेविटेशन था, दैट इज हमारा ग्रेविटी था। तो वहाँ से सबसे फर्स्ट टाइम ग्रेविटी के बारे में हमको एहसास हुआ, हमने उसके बारे में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में हमको सबसे फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। सर रिस्पेक्ट देने का बहुत महान साइंटिस्ट थे, दैट इज सर आइजैक न्यूटन। और इन्होंने जो ये टॉपिक है ग्रेविटी, इसको अपने बहुत फेमस बुक में लिखा था। उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। खैर, फिजिक्स के टॉपिक में इतना ज़्यादा अपन वर्ड टू वर्ड नहीं जाते, एमसीक्यू वगैरह नहीं जाते, लेकिन आप एग्जाम में ये पूछने का चांस रहता है कि कौन सा बुक था करके। एमसीक्यू वगैरह में बाई चांस पूछ सकते हैं, तो एकदम ज़्यादा नहीं, पर जितना हमारे काम का है अपन उतना उसको पूरा नोट्स लेने का। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने हमको प्रिंसिपिया नाम के एक बुक में बहुत ज़्यादा चीज़ लिख के हमको बता दिया। अब सर ये ग्रेविटेशन होता क्या है ये ग्रेविटेशन? मेरे को मालूम पड़ रहा है कि कुछ तो ऐसा नीचे चीज़ खींच रहा है, पर ये ग्रेविटी जो मैं इतना सारा चीज़ सुनता हूँ, जो फिजिक्स का ये सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांच है, सबसे मिस्टीरियस ब्रांच है, वहाँ पे ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है, ये बच्चों एक तरह का ऐसा फोर्स है, इट इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपन उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। आप ऑटो में जा रहे हो, आप ऑटो के इस कोने में बैठे हो, एक खूबसूरत सी महिला ऑटो के उस कोने में बैठे हो। क्या आप एक ऑब्जेक्ट है? क्या वो भी एक ऑब्जेक्ट है? तो ग्रेविटी के अनुसार दुनिया में जो भी दो ऑब्जेक्ट है, वो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब आप यहाँ हो, वो वहाँ है, और बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर कोई तुमको पूछे कि तेरे मेरे बीच में क्या है, तो क्या है? ग्रेविटेशन। समझा? अब तो ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज नथिंग बट इट इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। अब ग्रेविटेशन से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है बच्चों ग्रेविटी। अब ग्रेविटी हमने बहुत सुना है बचपन से ही, ग्रेविटी ये, ग्रेविटी वो, ग्रेविटी फलाना, ग्रेविटी टिमकाना। अब ये ग्रेविटी क्या होता है? तो बच्चों ग्रेविटी इट इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन है वो दुनिया के, पूरे यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पर अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ, तो ग्रेविटी इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस। ध्यान से समझना, ग्रेविटेशन दुनिया का हर दो ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी ये जो वर्ड है आप इसको इस्तेमाल करते हैं जब मैं एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के हिसाब से देखूंगा। जैसे ये एप्पल अर्थ पे गिर रहा है, तो अर्थ का एक सरफेस है ना, तो जब मैं कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ सरफेस से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ ग्रेविटी। तो आप ग्रेविटी वर्ड हमेशा सुनोगे जब हमारे अर्थ की बात हो रही है, जब कोई मून, जुपिटर, ऐसा कोई भी सरफेस वाली चीज़ों की बात हो रही है। पर मैं जब दुनिया के कोई दो ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ये एक मार्कर, ये एक मार्कर, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको मैं बोलूँगा ग्रेविटेशन। हमारा अर्थ और ये मार्कर, हमारा अर्थ और ये मार्कर, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी ग्रेविटेशन ही हुआ। लेकिन जब मैं सरफेस को लेता हूँ तो मैं वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटी एनालॉगस है, सेम ऑलमोस्ट।
तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, whereas gravity is a force of attraction between object and the surface of earth or either of different planet. सिंपल पॉइंट हो गया। ग्रेविटेशन के बारे में सबसे फर्स्ट टाइम हमको बताया था सर आइजैक न्यूटन ने, और उन्होंने जो बुक में लिखा था उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। मेरा बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बच्चों, अगर मैं कभी भी ग्रेविटी की बात करूँ या तो ग्रेविटेशन की बात करूँ, तो ये हमको मालूम है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अक्सर ही हमारे मन में ऐसा सवाल होता है कि जो ग्रेविटेशन है तो बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से नीचे छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे गिर जा रहा है। मैंने कुछ ताकत लगाया भी नहीं लेकिन तो भी नीचे गिर रहा है। इसका मतलब जो हमारी धरती पे जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटी, उसका बहुत ज़्यादा वेट, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहा होगा, तभी वो नीचे खींच पा रहा है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। मैंने पॉइंट लिखा नहीं हूँ पर मैं बोल रहा हूँ, उसको आप अपने बुक में लिख दो। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक तरह का वीक फोर्स है। वीक फोर्स, हाँ, ग्रेविटी तरह का वीक फोर्स है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो एग्जांपल देखो, मेरे पास मार्कर है, इसको मैं नीचे छोड़ दिया तो मुझे तो लग रहा है कि ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर ले रहा है, लेकिन ये मार्कर जो नीचे रखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर हल्का सा भी फोर्स लगा दूं तो वो ग्रेविटी का जो फोर्स है उसको अगेंस्ट चला जाएगा, वो मेरे हाथ में आ जाएगा। बेसिकली अगर ग्रेविटी स्ट्रांग होता तो क्या मेरे उठाने पर ये उठता क्या? क्योंकि ग्रेविटी स्ट्रांग है। पर ऐसा नहीं है। क्या ग्रेविटी तो स्ट्रांग है क्या? नहीं, ग्रेविटी स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए अगर मैं हल्का सा भी फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं बहुत कम न्यूटन का भी फोर्स लगाऊंगा तो भी ये मार्कर उठ जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी चले जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ वीक फोर्स, ये एक तरह का कमजोर फोर्स है। अगला पॉइंट, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो ग्रेविटी इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? समझो कि ये मेरा अर्थ है। अब अर्थ का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तो ये जो पॉइंट में बीच में मार्क कर रहा हूँ ये है मेरा सेंटर। एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो कि यहाँ पर एक एप्पल है, एक एप्पल का ट्री है। एक सेकेंड, ओके, माता जी का प्रवेश था। अब टॉपिक पे आते हैं बच्चों। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ तो ग्रेविटी का मैंने एक लाइन लिखा हो कि ग्रेविटी इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमारा जो भी ग्रेविटी होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ के पास ही डायरेक्टेड होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे रहता है ग्रेविटी, इतना याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा अर्थ है, अगर यहाँ पर एक एप्पल है हवा में, अगर मैंने इस एप्पल को छोड़ दिया, ये एप्पल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चों जब ये नीचे आता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर था? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। यही कारण है कि हमको लगता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जब वो नीचे गिर रहा है तो वर्टिकली नीचे गिर रहा है। सर मुझे एक डाउट है, अगर ये मेरा अर्थ है और समझो कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बैठा हूँ, खड़ा हूँ, बराबर ना? अब देखो बच्चों, हम सब अर्थ के टॉप पे नहीं है, हम सब अर्थ के आजू बाजू एरिया में कोई रहते हैं ना, तो हमारे लिए हम ऐसे हैं, मतलब इस तरफ देख रहे हैं या तो उस तरफ देख रहे हैं, ऐसा है। हम ऊपर नहीं बैठे हुए। तो अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ अर्थ पे और अगर एप्पल ऊपर है तो जब वो नीचे गिरेगा, तो अगर ये रूल को आप फॉलो नहीं करोगे तो बेसिकली एप्पल हमारे अनुसार नीचे गिरना चाहिए था अर्थ के बाहर। अरे हाँ या ना? लेकिन क्योंकि ग्रेविटी इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन अर्थ, इसीलिए जो एप्पल होता है, एप्पल नीचे नहीं गिरता। सेंटर कहाँ पर? यहाँ पर है ना, तो एप्पल ऐसा इस तरफ आएगा। तब जाके मैं बोलता हूँ कि जो हमारा ग्रेविटी है वो काम करता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन अर्थ, सेंटर ऑफ एन अर्थ, सेंटर ऑफ एन अर्थ। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो वो काम करेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बच्चों इतना पॉइंट क्लियर हो गया? तो मैंने बात कर ली कि ग्रेविटी एक तरह का बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होता है, हल्का सा भी फोर्स देने पे वो उठ जाने वाला है। अरे हाँ या ना? अब आगे ग्रेविटी का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, हम सबको पता है, इसके ऊपर तो कोई सारे मीम भी आते हैं। अगला प्लैनेटरी मोशन। व्हाट इज प्लैनेटरी मोशन? अब बच्चों बहुत समय पहले, मैं आगे बताऊंगा यहाँ पर, बहुत टाइम पहले ह्यूमंस को बहुत क्रेज था, हमको जानना था कि जो तरह तरह के प्लैनेट्स वगैरह है ये कैसे रिवॉल्व करते हैं, ये कैसे घूमते हैं, ऑर्बिट क्या होता है करके। तो ये जो प्लैनेट्स का मोशन वगैरह होता है उसको अपन बोलते हैं प्लैनेटरी मोशन। तो बच्चों ये सभी डिपेंडेंट होता है हमारे ग्रेविटी के ऊपर, तो ये भी ग्रेविटी में आ जाएगा। अगला वन इज हाई एंड लो टाइड्स। जो पता है समुद्र किनारे पे लहर बहुत ऊंचा आ जाता है, बढ़ जाता है किनारे के आगे, तो अपन उसको बोलते हैं हाई टाइड। रात के समय मोस्टली ज़्यादा होता है। दिन के टाइम पे जो हमारा पानी का किनारा होता है, किनारे बहुत आगे है, पानी बहुत पीछे आ जाता है किनारे से, तो हमारा जो किनारा होता है वो बहुत बढ़ जाता है, बराबर ना? अपन उसको बोलते हैं लो टाइड। तो समुद्र में पानी आगे आ जाना, किनारे की भी आगे आ जाना, दैट इज हाई टाइड, और पानी पीछे रह जाना, दैट इज लो टाइड। ये सब भी हमारे ग्रेविटी के ऊपर बिलोंग करता है।
तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार हाई टाइड लो टाइड ये सब क्या है करके, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ग्रेविटी पे कैसे बिलोंग करेगा। तो अपन टॉपिक में धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको आइडिया आ जाएगा कि इसका और ग्रेविटी का लेन देन क्या है करके। तो बच्चों मेरा तो, मैं पर्सनली बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, अब आगे टॉपिक में बच्चों मुझे अगला टॉपिक दिया हुआ है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मुझे पढ़ना है, इसका डेफिनेशन में देखूंगा, इसको अपन और क्या बोलते हैं वो देखेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्यों लाया है वो भी अपन देखेंगे। अक्सर ही बच्चे इसको डायरेक्टली रट्टा मार लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ कुछ होता है करके, पर उनको ये पता नहीं होता कि हमने इस फोर्स के बारे में पढ़ा क्यों ग्रेविटेशन में। तो बहुत सिंपल वे में अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूँ तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है इट इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle और अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, क्या मैं इस सर्कुलर पाथ को सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल बोलूं? सर्कमफरेंस मतलब उसका जो भी बाउंड्री होता है, क्लियर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल या तो इन सर्कुलर पाथ, तो अपन बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हमको इसके नाम से मालूम पड़ता है। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है, जो मोशन होता है, वो होता है अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ऐसे मोशन को मैं क्या बोलता हूँ? सर्कुलर मोशन। अब अगर मैं थोड़ा एडवांस आऊँगा तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खैर मुझे उस पर जाना नहीं है, सिर्फ इतना बताना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। क्लियर। अब आगे अगला वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो इट इज एन फोर्स, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, एग्जांपल लेते हैं। आपके लिए मैं तैयार करके रखा हूं। अब बच्चों एग्जांपल, ठीक है। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। मैंने कपड़ा ले लिया हो, अब कपड़े में मैंने एक जगह पे नॉट कर दिया हो, तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, धागा है, रस्सी है, और एक जगह पे मैंने स्टोन लगा दिया। अब बच्चों हो ये रहा है कि जब भी मैं इस स्टोन को अपने हाथों के अराउंड ऐसा गोल गोल घुमाऊंगा, जब भी मैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म करूंगा, क्या परफॉर्म करूंगा? सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करूंगा? सर्कुलर मोशन। डोरेमोन देखा है? डोरेमोन में कैसा होता है वो हेलीकॉप्टर, वैसे ही बाम्बू कॉप्टर, हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो जब भी मैं इस स्टोन को लेके स्ट्रिंग से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करूंगा स्टोन का, उस समय मैं ये नोटिस करता बच्चों कि जो ये स्टोन घूम रहा है वो है ना इस स्ट्रिंग के थ्रू, इस रस्सी के थ्रू, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के थ्रू सेंटर पे एक प्रेशर लगा रहा है, एक टेंशन लगा रहा है। फिर से देखो, इसको मैं घुमाता हूँ, घुमा रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? क्या अभी जो स्टोन है मैं इसको जितना स्पीड घुमाऊंगा मेरे हाथों पे उतना प्रेशर लगेगा, अगर मैं इसको स्लो घुमाऊंगा तो थोड़ा कम प्रेशर लगेगा। तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो वो हमेशा ही घूमते घूमते हमेशा ही सेंटर की तरफ एक फोर्स फेंकता है। अरे हाँ यार, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो मेरे हाथों के पास, हाथ का मैं बोलूँ सेंटर में है और रस्सी आजू बाजू घूम रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो घूमता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को जो सेंटर की तरफ लग रहा है इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है, मैं उस फोर्स को बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलूंगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्योंकि ये सेंटर के पास आ रहा है तो अपन इसको सेंटर सिकिंग फोर्स भी बोलते हैं। सेंटर सिकिंग मतलब सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स। अक्सर ही बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको मैं और सिंपल में बता देता हूँ, ट्रिक्स है। दैट इज सेंट्रीपिटल ना, तो क्या मैं इसको बोलूँ सेंटर पे तल। देखो ये वर्ड जो है ना ये मुझे खुद ही बोल रहा है, सेंट्रीपिटल, सेंटर पे तल फोर्स। तो एक ऐसा फोर्स है जो मुझे बोलता है कि भाई मैं कहाँ पे लगने वाला हूँ? सेंटर पे। कहाँ पे लगने वाला हूँ? सेंटर पे। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक बार इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लगता है, मूविंग अलोंग अ सर्कुलर डायरेक्शन, और वो जो ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है तो एक ऐसा फोर्स जो लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में एक खास बात, अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने इसको डायग्राम के थ्रू बताया हो। ये मेरा सेंटर है, मतलब मेरा हाथ यहाँ पर है। अरे हाँ या ना, जो ये सर्कमफ्रेंस मैंने बनाया हो, सर्कल मैंने बनाया हो, वो मेरे इस स्टोन का डायरेक्शन है, बराबर। जब ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या मैं बोलूँ? एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स को मैं क्या बोलूंगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही एक फोर्स होता है
देखो जब ये स्टोन घूम रहा है, ध्यान से देखना, जब ये स्टोन घूम रहा है तो जो ये स्टोन घूम रहा है, मुझे बताओ कहीं घूमते घूमते बाहर चला गया क्या? नहीं ना, कुछ तो ऐसा है जिसको अंदर पकड़ के रख रहा है, जिसको घुमाते रह जा रहा है। तो जिसको अंदर घुमा के रख रहा है एक प्रॉपर डायरेक्शन में, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगता है, उसका ऑपोजिट एक फोर्स होता है, अपन उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं तो जो सेंटर में लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन जो बाहर लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है, अगर मेरा अंदर वाला फोर्स ज्यादा है, तो पता है क्या होगा? ये घूमते 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 अंदर आके गिर जाएगा, क्योंकि अंदर ज्यादा दूर से खींच रहा है। अगर इसी एग्जांपल में अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब पता है क्या होगा? मेरे हाथ में फोर्स लग रहा है पर बाहर वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये झुपक बाहर उड़ जाएगा। कहां चला गया? हाँ, तो मैं इसको बोलूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन यूजुअली जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो जो फोर्स अंदर लग रहा है, जो फोर्स अंदर लग रहा है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो फोर्स स्टोन के ऊपर अंदर लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स बाहर लग रहा है, एक फोर्स बाहर भी लग रहा है ना, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या मुझे याद रहेगा? जब भी कोई चीज घूमता है तो उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होता है। क्योंकि मैं इसको घुमा रहा हूं, क्योंकि मैं इसको घुमा रहा हूं, कहीं घूम रहा है ना, घूम रहा है मतलब क्या? ये अंदर तो नहीं गिर रहा, ये बाहर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब जो अंदर वाला फोर्स है उतना ही बाहर वाला फोर्स होगा। तो मैं इसको बोलूंगा कि सर्कुलर मोशन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सेम होता है। कहते पॉइंट क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर पे तल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स इक्वल। सर आप मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा रहे हो, मुझे आप ये सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हो, लेकिन इस टॉपिक का काम मेरे ग्रेविटेशन में कहाँ से आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है ग्रेविटेशन में कि मैं ये पढ़ रहा हूँ? तो बच्चों इस टॉपिक से मुझे मालूम पड़ता है, इस टॉपिक से मुझे मालूम पड़ता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आजू बाजू घूमता है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तुम हो, आजू बाजू घूम रहे हो, घूमने का नहीं, पहले पढ़ाई करने का, पढ़ाई हो गया, शाम हो रहा है अब तुम कर आजू बाजू घूम रहे हो, तो घूमते 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 क्या तुम कहीं बाहर चले जाते हो? क्या तुम अंदर आते हो? बाद में, वो बाद में। तुम घूम रहे हो रैंडमली, तो बच्चों वो घूम क्यों रहे हो? क्योंकि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो तुम्हारी महबूबा है, वो तुम्हें एक फोर्स आके रख रही है अपनी तरफ, और आपको बाहर जाने दे रही नहीं है, अपने पास भी आने दे रही नहीं है, आपको फ्रेंड जोन की हुई है। अरे हाँ या ना? तो अपन उसको बोलते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी कोई भी चीज़ घूमता है, ये मेरे बीच में अर्थ है, मेरा आजू बाजू मून है। अब बच्चों क्या मैं बोलूँ, ये जो मेरा मून है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है। अब मुझे पता है ना कि अरे अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसको घुमाए रखने के लिए एक फोर्स आता है, और वो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। तो अगर ये मेरा अर्थ है और अगर मून घूम रहा है, तो मून को भी घुमाने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे रस्सी तो है नहीं जो मुझे वो फोर्स फील होगा और मैं बोल पाऊंगा। यहाँ पे तो मेरा अर्थ और मून है ना, तो यहाँ पर इस कंडीशन में, अर्थ और मून की कंडीशन में, जो मून घूम रहा है, जो फोर्स उसको घुमा के रख रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जो अर्थ पे लग रहा है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी को अपन ने कनेक्ट किया है यहाँ पर। सिंस मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्योंकि हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, तो देयर शुड बी अ फोर्स टू कीप इट रिवॉल्विंग। तो बच्चों अगर वो घूम रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा ना जो सेंटर की तरफ लगता होगा ताकि वो घूमे रहे। तो वहां पर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स अभी कन्वर्ट हो चुका है ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो वो घूम क्यों रहा है बच्चों मून? क्योंकि हमारा अर्थ ने एक रस्सी की तरह एक फोर्स लगा के रखा है। ये रस्सी हमको नजर नहीं आ रहा, ये रस्सी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मून को बाहर जाने नहीं दे रहा, मून को अपने आजू बाजू घुमा रहा है, आजू बाजू घुमा रहा है, आजू बाजू घुमा रहा है। मामा को, चंदा मामा को फ्रेंड जोन करके रखा है, राखी बांध के रखा है, धरती माता चंदा मामा। समझा? तो ये बच्चों एप्लीकेशन है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का इन अवर ग्रेविटेशन। हमको समझ में आता है इस एग्जाम्पल के थ्रू, रस्सी वाले एग्जाम्पल के थ्रू, कि कैसे हमारा मून हमारे अर्थ से जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताओगे ना? जैसे ये रस्सी है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको मैं घुमा रहा हूँ, जब मैं इसको घुमाते रहता हूँ छोड़ देता हूँ, आई लव क्या। अगर इसको मैं घुमाते घुमाते छोड़ दे रहा हूँ तो क्या मैं बोलूँ बच्चों? जो मेरा ये पत्थर गया, जो ये मेरा स्टोन गया, उसको मैं घुमा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने
सेंट्रीपिटल फोर्स तो खत्म कर दिया, क्या ये घूमते घूमते अचानक से छूट गया? और जब ये छूटा, क्या ये ऐसा घूम के गया क्या? जब मैं इसको फेंका तो क्या ऐसा घूम के गया क्या? नहीं ना, जो पॉइंट मैंने इसको छोड़ा उसी पॉइंट पे उसने एकदम स्ट्रेट लाइन ट्रैवल किया। तो मैं बोलूंगा कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जब तक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स तब तक घूम रहा है बेटा। लेकिन जैसे ही तेरी गर्लफ्रेंड का फोर्स खत्म, वैसे ही तू फुर्र, और तू जो पाथ से फुर्र होगा उस पाथ का नाम है टेंजेंशियल पाथ। क्या नाम है बच्चों? टेंजेंशियल पाथ। क्या नाम है? टेंजेंशियल पाथ। वैसे ही अपन एक वर्ड निकाला है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब बच्चों, तेरी गर्लफ्रेंड आती, तू यहां था, क्योंकि तू घूम रहा है, भले ही तू घूम रहा है लेकिन उस पॉइंट पे, उस प्रॉपर स्पेसिफिक पॉइंट पे तेरा कोई डायरेक्शन होगा। तो जब तू घूम रहा था तो तेरा कोई डायरेक्शन है ना, तो उस डायरेक्शन जो है तेरे पास, समझा? अपन उस डायरेक्शन को बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। मतलब हमारे पास जो एक वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो इस पॉइंट पे घूमते घूमते हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर है। जब मैं इस पॉइंट पे आया तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब मैं इस पॉइंट पे आया तो इसका बेसिक मतलब है कि जो मेरा स्पीड है, मेरा वेलोसिटी है, वो चाहता है कि मैं यहाँ से आगे चले जाऊँ, पर क्योंकि फोर्स है तो घूम जा रहा है। अब वो चाहता है यहाँ पर से कि मैं नीचे चले जाऊँ, पर क्योंकि फोर्स है घूम जा रहा है। अब वो चाहता है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, नीचे आ जाऊँ, पर क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड का फोर्स है ऊपर रहेगा। अरे हाँ या ना? लेकिन जब तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे को फ्रेंड जोन कर दिया, यू डिजर्व बेटर ऐसा बोल दिया, क्या उस समय तू इसके पास जाएगा? क्या नहीं जाएगा? तू तो फुर हो गया। तो जो स्पीड से फुर हुआ, उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को अपन बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और जो तेरा रास्ता था फुर होने का, उस फुर होने के रास्ते को मैं बोलूंगा टेंजेंशियल पाथ। आया हाँ या ना? इसी को लेके यहां पर आ जाओ। अब ये मेरा अर्थ है और ये मेरी चांद है मतलब मून है। अब जो मून है, क्या वो घूम रहा है? सॉरी, घूम रही नहीं है, घूम रहा है। मामा है हमारे, जो मून है, क्या वो घूम रहे? क्यों घूम रहे? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, अर्थ की करीब लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको पता है। पर अगर कल को ये अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स देना बंद कर दिया तो घूमते घूमते क्या हो जाएगा? क्या ये मामी के पास चले जाएंगे? क्या ये मामा यहाँ से निकल लेंगे? तो अपन इसको बोलेंगे कि अर्थ ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मून को घुमाए रख रहा है। पर कल को अगर अर्थ को ग्रेविटी खत्म, जीरो, समाप्त, उसके प्यार की तरह, जैसे तुम फुर हुआ था, क्या वैसे मामा फुर हो जाएंगे? तो मामा फुर हो जाते हैं, फुर हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है बेसिक ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। जब मैं बोलता हूँ ग्रेविटी, तुम्हारे मन में आना चाहिए हाँ दो ऑब्जेक्ट ना, लेकिन दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट सरफेस होगा, तो मैं ग्रेविटी बोलूंगा। सर आइजैक न्यूटन खतरनाक इंसान था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिखा था प्रिंसिपिया नाम के बुक में। सर आइजैक न्यूटन ने और भी तरह तरह के काम किया है, वेव ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन वगैरह में, पानी वाले में, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में। इसके अलावा कैलकुलस, ये ऐसे साइंटिस्ट थे बच्चों जो है ना मैथ सॉल्व कर रहे थे, उनको अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके बताना था। जैसे अगर मुझे कुछ चीज़ पता है, तुमको बताने के लिए मेरे पास एक लैंग्वेज है ना, एक मीडियम है, तो वैसे अब जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिजिक्स का, कुछ समझ में आता है, उसको शो करने के लिए मैथ्स होता है। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लेकिन जब उन्होंने कुछ चीज़ समझा न्यूटन बाबा ने, और उस समय उनके पास मैथ्स नहीं था उसको बताने के लिए, तो न्यूटन ने खुद का एक मैथ्स बना दिया। उस मैथ्स का आज नाम है कैलकुलस, जहाँ पर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के ऐसे कुछ पॉइंट्स देखते हो। तो न्यूटन इतने तगड़े महान साइंटिस्ट थे कि उनको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना था, उसके लिए मैथ्स कम पड़ रही थी, तो उन्होंने मैथ्स को ही डेवलप कर दिया, नया मैथ्स बना दिया, उसका नाम रखता है कैलकुलस। तो अक्सर बच्चे इनका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन तुम जोकर हो ये तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे, समझा? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है बेसिक ग्रेविटेशन का। अब बच्चों आगे, तो ग्रेविटेशन के बारे में मैंने बेसिक चीज समझ लिया कि कैसे मेरा अर्थ घूमता है। सिमिलरली क्या मैं बोलूँ, मेरा जो अर्थ है, सॉरी, कैसे मेरा मून घूमता है अर्थ के अराउंड, सिमिलरली जो मेरा अर्थ है क्या वो सन के अराउंड घूमता है? क्या बाकी के प्लैनेट्स भी सन के अराउंड घूमते हैं? तो वो जो घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या, जो हमारा सन होगा उसका ग्रेविटी होगा, और उसका ग्रेविटी इन प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट पे घुमाए रखता है। तो अगर कल को ग्रेविटी मिसिंग, सन ने बोला नहीं आज मेरा मन नहीं, आज संडे है, आज नो ग्रेविटी, आज गेम खत्म, तो क्या होगा? जो हम ये अर्थ घूम रहे हैं प्यार से, जूप जूप, 2 साल हो गया, जूप 3 साल हो गया, जूप 4 साल हो गया, क्या ये अर्थ रह पाएगा? क्या नहीं रह पाएगा, अर्थ बाहर चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये है बच्चों इंपॉर्टेंस आपका ग्रेविटी का। ग्रेविटी का सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आगे बच्चों, मेरा अगला टॉपिक है केपलर्स लॉ। अब केपलर्स एक साइंटिस्ट थे, गुरुजी थे, उसका नाम था योहान्स केपलर।
अक्सर इसको बच्चे जोहान्स केपलर पढ़ते हैं, चलेगा, अपन उसको योहान्स केपलर पढ़ने का, ठीक है। अब हुआ ये था कि लगभग 1600 के टाइम पे, 1600 के सदी के समय, उस समय बच्चों बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है ऐसे इंसान लोग जो प्लैनेट्स का जो मोशन वगैरह होता है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह थे जो प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करते थे कि हमारे प्लैनेट्स कैसे मूव करते, कैसे नहीं मूव करते। इसमें गैलीलियो गैली, ऐसे कई सारे महान साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो हुआ ये कि सब लोग ने अपना अपना ऑब्जर्वेशन किया, केपलर ने भी अपना अपना ऑब्जर्वेशन किया, और केपलर ने नोटिस किया कि मैं कौन सा भी ऑब्जर्वेशन देख लूँ, कौन सा भी प्लैनेट का मोशन देख लूँ, हर मोशन में कुछ कुछ पॉइंट सेम ही है। मतलब हर तरह का प्लैनेट जब भी घूमता है तो कुछ कुछ पॉइंट सेम ही लगता है सब में। तो उनको 3 पॉइंट मिला, तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको 3 लॉ दे रहा हूँ, और उस 3 लॉ का नाम रख दिया केपलर्स लॉ, ठीक है। तो केपलर्स लॉ ये रिलेटेड है हमारे प्लैनेटरी मोशन से। और केपलर के 3 लॉ है। सबसे पहला, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया in equal interval of time. Third law, the square of its period of its revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. सर 3 लॉ बोल दिया खत्म। सबसे पहला चीज, आपको आपके एग्जाम के लिए सेंटीमीटर फोर्स का डेफिनेशन आना चाहिए, इसके बारे में आपको एक्सपेरिमेंट लिखने में आना चाहिए, ठीक है। 1-2 मार्क्स में डेफिनेशन वगैरह पूछ लेंगे। सेकेंड चीज, आपको ये 3 लॉ और रट्टा याद होना चाहिए। अब ये लॉ क्या होते हैं, ये मुझे बोल क्या रहे हैं, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब बच्चों इसको एक्सप्लेन करने से पहले बहुत सिंपल सा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मुझे बताओ, अगर ये मेरा सन है और ये मेरा अर्थ है, अगर ये घूम रहा है, तो क्या मेरा अर्थ जो ऑर्बिट में घूमता है, क्या वो ऑर्बिट सर्कल होता है क्या? हमने बचपन से पढ़ा कि वो सर्कल नहीं होता। तो वो ऑर्बिट का कुछ ना कुछ शेप होगा, ऑर्बिट के उस शेप को अपन बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। अब सर ये शेप कैसा होता है, मुझे जरा दिखना है। तो देखो बच्चों, अगर आपने कोन लिया, ये कोन है, कौन नहीं कोन, ठीक है। अगर आपने इस कोन का एक स्लैंट अगर आपने इसको कट किया, अगर आपने उस स्लैंट कट को अगर आप बाहर निकाले तो ये कुछ ऐसा होगा ना। इस पाथ को अपन बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स, बेसिकली ओवल। तो जो मेरा ये सन है, जो मेरा ये अर्थ घूम रहा है, ये सर्कल में नहीं घूम रहा, ये एक ओवल में घूम रहा है, ऐसा बेसिकली एलिप्स में घूम रहा है, ठीक है। जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है, एक फोकस पॉइंट होता है, एक सेंटर होता है, वैसे ही जो हमारा एलिप्स होता है, समझो कि मेरा सर्कल है। अब सर्कल में एक पॉइंट होता है ना सेंटर, वैसे ही एलिप्स में अपन 2 फोकाई कंसीडर करते हैं। तो एलिप्स में 2 फोकाई होते हैं, एक फोकाई इस तरफ और एक फोकाई इस तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला चीज, जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह घूमते हैं, उनका ऑर्बिट कौन सा शेप का है? एलिप्स शेप का है, दैट इज ओवल। सर्कल में कितना फोकस होता है? एक मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है। एलिप्स में 2 फोकाई होते हैं, दैट इज 2 फोकस पॉइंट होते हैं, फोकाई। अब पहला लॉ क्या दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट, जो मेरे प्लैनेट का ऑर्बिट है, इज एन एलिप्स। क्या वो सर्कल है? क्या नहीं, वो क्या है? एलिप्स है। सो द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। एलिप्स में कितने फोकाई होते हैं? 2। तो मुझे बोल रहा है कि जो मेरा सन है, सन, अगर ये 2 फोकाई में से अगर मैं एक फोकाई पे सन रख दूं, सन, मैंने सन यहां पे रख दिया, तो मेरा प्लैनेट है ना ऐसा घूमते रहता है, अर्थ वगैरह। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स, मेरा अर्थ इस एलिप्स में घूम रहा है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, सन एक फोकाई पे होगा। ये होगा मेरा फर्स्ट लॉ। इसको 3-4 बार बोलो। द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स with the sun at one of the foci, with the sun at one of the foci, with the sun at one of the foci. Simple हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. अब आपको तो मुझे पता नहीं, पर पर्सनली मुझे बचपन से और अभी भी ये सेकेंड लॉ बोलने में बहुत मजा आता है। मस्त ना, इसमें इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये वाला मेरा सबसे फेवरेट लाइन है, तुरंत निकल जाता है। एक बार इसको रीड करते हैं। द लाइन जॉइनिंग the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. अब ध्यान से देखो, अज्यूम करते बच्चों कि मेरा जो ये 2 फोकाई है, इस 2 फोकाई में से मेरा जो ये एक फोकाई है, यहाँ पे हमारा सन बैठा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि हमारा सन एक फोकाई पे होता है। फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ मुझे क्या बोलता है कि जो मेरा प्लैनेट है,
प्लैनेट समझो कि अभी ए पोजीशन पे, और इसको है ना ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए समझो कि इसको ना एक दिन लग रहा है, 1 डे। और एक दिन में इसे जो एरिया ट्रैवल किया, समझो कि उसने ट्रैवल किया 1 किलोमीटर स्क्वायर का। रैंडम एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल है, डिस्क्लेमर, ये एक धारावाहिक शो, एक धारावाहिक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उसको अगर एक दिन लग रहा है, तो एक दिन में अगर वो 1 किलोमीटर का एरिया तय करता है प्लैनेट, तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक भी अगर वो एक दिन ट्रैवल कर रहा है, तो वो 1 किलोमीटर का एरिया ही ट्रैवल करेगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर का। सर ये तो कुछ तो घोची है यहाँ पर। क्या घोची है? घोची ये है कि ए से बी तो बहुत दूर है, तो एक दिन में 1 किलोमीटर का स्क्वायर, इसको एक दिन लगा, अरे ये तो बहुत पास है, तो इसको तो आधा दिन लगना चाहिए ना। अरे बच्चों ऐसा नहीं है, ये पास नहीं है, ये दूर है। क्योंकि ये सन के करीब है तो कोई बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ये सन के दूर है छोटा नजर आ रहा है। याद अपने को इतना रखना है कि अगर उसको एक दिन में ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक अगर एक दिन का टाइम लगता है, अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को तय करने के लिए, अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को तय करने के लिए एक दिन लग रहा है यहाँ पर, तो अगर वो यहाँ पर भी रहा ना, तो उसको एक दिन लगेगा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को तय करने के लिए ही। तो उसका टाइम और एरिया बदलने वाला नहीं है, ऑर्बिट में कहीं पर भी हो उतने समय में उतना ही एरिया ट्रैवल करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक प्रॉपर समय में एक प्रॉपर एरिया ही तय करता है। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है तो फिर ये एक दिन में 100 किलोमीटर, छोटा है तो एक दिन में 1 किलोमीटर, ऐसा होने वाला नहीं है। छोटा बड़ा नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सन के डिस्टेंस के हिसाब से है, सन के करीब है, सन से दूर है, और कुछ नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस यही बात है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब देखो बैंड बज गई, पड़ गए, ठीक है। इतना कुछ याद मत रखना, ये याद रखो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर टी इज टाइम पीरियड। तो क्या मैंने टाइम पीरियड का स्क्वायर हो गया। आर इज मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस। तो क्या मिलो ये आर जो है ये मीन डिस्टेंस है, तो मीन डिस्टेंस का क्यूब। सो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। आप ऐसे याद कर सकते हो, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट एंड द सन टू द सन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब ये होता है बच्चों, आप देखो पढ़ तो लेते हो, उसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या समझना इंपॉर्टेंट होता है? मतलब, अब मतलब बताता हूँ। देखो ये मेरा सन है यहाँ पर, और मेरा जो एक समझो कि मेरा मर्क्यूरी, समझो कि एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मेरा मर्क्यूरी, इसका ये पाथ है, मेरा जुपिटर यहाँ पर है। अरे हाँ या ना? अब जुपिटर दूर है ना, जुपिटर का ऑर्बिट और बड़ा होगा। अब ये पॉइंट मुझे ये बोलता है कि जितना आपका प्लैनेट से लेके सन का डिस्टेंस होगा, अब मर्क्यूरी के केस में डिस्टेंस कम था, तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन डायरेक्टली है। अगर डिस्टेंस कम है तो उसका ऑर्बिट तुरंत पार कर देगा वो। मतलब अगर कोई प्लैनेट अर्थ के बहुत करीब है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहां पर है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यहां पर है, तुम वहां पर हो, सर भेदभाव, रियलिटी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहां पर है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यहां पर है, तुम वहां पर हो। अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अगर डिस्टेंस बहुत कम है, चाहे वो तुम चक्कर मार लेगा, मार लिया, तुम बहुत दूर हो, तुमको अगर घूमना है तो आराम आराम से घूमोगे। तुम जब तक घूमोगे तब ये 4 बार घूम चुका रहेगा, इसको घुमा चुका रहेगा, अरे हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस जुपिटर का केस देखो, उतना उसको टाइम लगेगा घूमने के लिए। तो मीन डिस्टेंस और टाइम का अपने ऐसे रिलेशनशिप रखें, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्या मेरे 3 लॉ सिंपल है? तो बच्चों ये है मेरा फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर मैंने कुछ एकदम अमेजिंग चीज नहीं पढ़ा। मैंने ट्राई किया कि आपको जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हो पहले से लिख के रखा था, क्योंकि सब थ्योरेटिकल था आज का अभी का टॉपिक, तो मैंने सब पहले से लिख के रखा था। मैं ट्राई किया कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊं, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर ही इसको
ऐसे ही उड़ा देते कि हाँ ऐसा कुछ है करके, लेकिन बच्चों को फिजिक्स में मज़ा नहीं आता। बायोलॉजी केमिस्ट्री मज़ेदार है, केमिस्ट्री नहीं है बेकार, फिजिक्स सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। समझा? बस अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से पढ़ाने वाला होना चाहिए, और तुम्हारा इंटरेस्ट फिजिक्स में लगवाने वाला होना चाहिए। तुम्हें ट्राई करो कि आपको फिजिक्स से थोड़ा प्यार हो जाए, जैसे मुझे प्यार है, ठीक है? यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जो तुम्हारा गर्लफ्रेंड था वो यही है, टेंशन लेने का नहीं, पहले पढ़ाई करने का, उसके बाद आगे बढ़ने का। समझा? तो एक बार शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो बच्चों, आज मैंने पढ़ा ग्रेविटेशन के बारे में। किसने बताया मुझे? सर आइजैक न्यूटन। कौन से बुक में लिखे थे? प्रिंसिपिया। क्या ग्रेविटी सेम होता है ना? ग्रेविटेशन का एक पार्ट है। ग्रेविटेशन मुझे बोलता है इट इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिवर्स। And what is gravity? It is a force of attraction between an object and surface. This earth is also an object. But in gravity, we consider that object as a surface. क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब अगला एग्जाम्पल, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, प्लानिटरी मोशन, हाई एंड लो टाइड। अब बच्चों, अगर मैं हाई एंड लो टाइड की बात करूँ, तो जो हमारा लहर आगे आ जाता है हाई टाइड, जो लहर पीछे चल जाता है लो टाइड, ये डिपेंड करता है मून की ग्रेविटी के ऊपर। तो मून वगैरह घूमते हैं तो उसके ग्रेविटी के ऊपर हमारा टाइड्स भी डिपेंड करता है। इसके अलावा वो हमारे हवा वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं हाई टाइड लो टाइड बोलता हूँ तो उसका मेजर करना होता है हमारा मून। आप मोस्टली देखे होंगे कि हाई टाइड रात के समय आता है। तुम और तुम्हारा दोस्त रात को घूम रहे थे समुद्र किनारे पे, घूमे अंधेरा था, अब सुबह उठा तो तुम आसमान में भगवान के पास थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रात को जो मून आ चुका था, रात को जब मामा आ चुके थे, तो मामा ने तुम्हारा मामा बजा दिया, मामा आए और पानी को खींच लिया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो रात के समय मून का ग्रेविटेशन ज़्यादा काम करता है क्योंकि मून तुम्हारे करीब है। जब दिन का समय रहता है, क्या तुम्हारे पास मून होता है? क्या तुम्हारे पास तुम्हारी चांद है? नहीं है। तो उस समय ग्रेविटी थोड़ा कम है, पानी पीछे रहेगा। तो हाई टाइड लो टाइड कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे मून की ग्रेविटी के ऊपर। क्या मेरी पॉइंट क्लियर हो गई? फिर मैंने पढ़ा सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको पढ़ने के लिए ये पता होना चाहिए। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference, movement of an object along the circumference of a circle is known as circular motion. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ लेके आता है, एक फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करता है डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको अपन सेंटर सेकिंग फोर्स भी बोलते हैं। जब ये फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट घूमेगा, जब ये फोर्स नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट घूमते घूमते छूट जाएगा। जब वो छूटेगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? टेंजेंशियल पाथ। जब वो घूम रहा था उसके पास वेलोसिटी था, जब वो छूट गया तो कौन सा वेलोसिटी बन गया? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के बेसिस पे हमारा मून भी घूमता है। अब जब मेरा मून है, क्या वो अर्थ के आजू-बाजू घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? क्योंकि बीच में कोई फोर्स लगता होगा। हमारे केस में फोर्स होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये फोर्स गायब हो गया तो क्या मून घूम पाएगा? क्या तुम्हारी चांद किसी और के साथ निकल देगी? दैट इज पर्सनल नहीं हो रहा, टॉपिक है और कुछ नहीं। समझा? फिर अपन ने पढ़ा केप्लर्स लॉ। तो केप्लर लॉ बेसिकली हमको प्लैनेटरी मोशन बताता है। 3 लॉ है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। सबसे पहला लॉ, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। जो मेरा प्लैनेट है वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है और जो उसका सन है वो एक फोकाई पे बैठा हुआ है। 2 फोकाई होता है, वो एक ही फोकाई पे बैठा हुआ है। सेकंड वन इज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन शिफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर उसको यहाँ से वहाँ एक दिन में अगर वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भले दिखने में छोटा लग रहा है पर एक दिन में वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ही कवर करेगा। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगला, अगर मैं अर्थ हूँ, मैं सन हूँ, मैं सन हूँ SUN, और अगर अर्थ वहाँ पर है, मेरे से करीब है, और एक है हमारा यूरेनस, पास ही दूर है, बहुत दूर है। अब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा अर्थ बहुत करीब है तो वो मेरे आजू बाजू चक्कर मार लेगी, इजीली मार लेगी, और क्योंकि यूरेनस बहुत दूर है कुछ चक्कर मारने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब मीन डिस्टेंस कम होता है टाइम कम लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस कम टाइम कम, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा। तो ऐसे हमारा काम करता है केप्लर्स लॉ। तो वेल, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आ चुका है तो तगड़ा नोट्स बना लो, आपको एक काम में ही आने वाला है। अगर आप कोई और क्लास गए हो और यहाँ पर टपक गए हो थंबनेल देख के, तो भी लेक्चर देखने का, समझा? क्योंकि लेक्चर में कुछ और नहीं है, बस बेसिक ज्ञान की बात है। आपको फिजिक्स से धीरे धीरे प्यार हो जाएगा और चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका है ना, ऐसे ही हर एक लेक्चर आगे आने वाला है। कुछ तोड़ कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, समझा? एक ही मंत्र है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स से प्यार कर लेना है, साइंस 1 में तगड़ा मार्क्स लेके आ जाना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। फटाफट इसका नोट्स लिख लो, फिर अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करे, कौन करेगा? लाइक नहीं करेगा ना तेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ के भाग जाएगी, समझा? सब्सक्राइब भी कर ले चल।